Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज 2 जून 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस कहने से पहले कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया गया हुआ है, उस पर जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, जिससे जो है और ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। आज का द हिंदू का पहला न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का पहला न्यूज है जो तेलंगाना जो है अपना सेलिब्रेशन कर रहा है। 10th ईयर का जो सेलिब्रेशन है, 10 साल हो चुका है जो अलग हुआ है वो आंध्र प्रदेश से, जिसके लिए मना रहा है। उसमें जो है ना, इसमें किया गया था कि जो आज ही के दिन 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए जो है 10 साल लगभग हो चुका है इस पे जो है अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, उसके रिगार्डिंग है। इसमें जो है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तेलंगाना का कैसे मतलब अलग हुआ और इसका हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस सब के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। और हम लोग छोटा सा नोट्स के माध्यम से देखेंगे। तो नोट्स के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस न्यूज़ में कहता है कि 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश है तेलंगाना से अलग हुआ था, जो 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अभी 28 स्टेट है, चूँकि उस समय जो है ना जम्मू कश्मीर जो है स्टेट का दर्जा था। अभी 370 के कारण 370 हटा। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसको 2 यूनियन टेरिटरी में घोषित कर दिया है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। लेकिन तो अब 28 स्टेट हो गए हैं, लेकिन उस समय जो है 29वां स्टेट बना था तेलंगाना 2014 में। कहता है आंध्र स्टेट जो है ना, इसके बाद एक्ट के माध्यम से मतलब कुछ एक्ट आया था जिसके लेकर के मतलब अलग अलग उसमें भाषा के आधार पर हो या किसी के आधार पर उसको अलग किया गया था। उसमें कहता है कि आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 में जो है ना भाषा के आधार पर जो है ना एक राज्य बनाया गया था, जिसे स्टेट ऑफ आंध्र के नाम से जाना जाता था। उस समय किस नाम से? स्टेट ऑफ आंध्र के नाम से, आंध्रा के नाम से जाता था। उसमें कहता है कि जो स्टेट ऑफ मद्रास यानी कि जो अभी तमिलनाडु है से अलग हुआ, मतलब तेलुगु बोलने वाले अलग हो गए थे। जो तमिलनाडु है ना अभी का, वो मद्रास में आता था, उससे जो है तेलुगु बोलने वाले लोग जो है अलग हो गए थे। भाषाई के मतलब भाषा के आधार पे जो है ना अपना स्टेट बना लिए थे। उसी समय दूसरा आया था, एक एक्ट आया था, कहता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो है तेलुगु बोलने वाले जो है ना हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश आंध्रा स्टेट को मिला दिया गया था। मतलब उसी 1956 में, मतलब 1956 में जो क्या किया गया था कि जो तेलुगु बोलने वाले भाषा थे, तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो है आंध्रा अलग हुआ मद्रास से। उसके बाद फिर क्या किया कि हैदराबाद, हम सभी जानते हैं कि हैदराबाद अलग से था, तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्रा जो है क्या किया 1956 में जो है आंध्रा और हैदराबाद दोनों मिल गए और एक नया स्टेट बनाया, जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश स्टेट। कौन सा बोला? आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया। समझे? उसका नाम क्या हुआ? आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया। उसमें कहता है कि अब आंध्र प्रदेश जो है, उसके बाद जो फिर से जो है एक्ट आया, तो कहता है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसमें क्या किया गया कि तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। मतलब 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को फिर से अलग कर दिया गया। यानी कि 1956 में क्या किया गया था, एक साथ किया गया था, लेकिन अब क्या किया, इसको अलग कर दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से, और वही तेलंगाना 29वां राज्य बन गया। अब यहाँ से देखते हैं कि तेलंगाना का जो कैपिटल है कहाँ? हैदराबाद है। उसके बाद है बाउंड्री शेयर कौन कौन सा करता है, तो स्टेट में जो है महाराष्ट्र एंड द छत्तीसगढ़ जो है आपको नॉर्थ में है, कर्नाटका क्या यहाँ पे है वेस्ट में है, आंध्र प्रदेश जो है साउथ ईस्ट में है। ये सब चीज़ है जो उसके बाउंड्री है, उसके आजू बाजू के स्टेट है, उसके लेकर के जो है बोला गया है। उसके बाद कहता है तेलंगाना के जो है ना 4 आइकन्स है। 4 आइकन्स में क्या क्या है? कहता है कि स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड कौन सा है? पलापिट्टा स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल है, जिनिका है, जो डियर मतलब हिरन है वो है। कहता है स्टेट ट्री है, तो जम्मी चेटू स्टेट ट्री है। उसके बाद स्टेट फ्लावर्स है, तो स्टेट फ्लावर्स में कौन सा है?
टंगेडू जो है स्टेट फ्लावर है। उसके बाद कहता है कुछ नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क में कौन कौन से आता है, कहता है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है। उसके बाद है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। उसके बाद है मुरुगवानी नेशनल पार्क है। और उसके साथ साथ जो है ना कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएगा कि नरसाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इटूमगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोवाइल टाइगर रिजर्व है। उसके बाद है लांजा मधुगु शिवारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद है मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागार्जुन सागर जो है नागार्जुन सागर श्रीसाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। उसके बाद है पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। उसके बाद पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये चीज़ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या टाइगर रिजर्व हो गया, ये नेशनल पार्क है। ये कभी कभी जो है आपको नाम दे देंगे और इसका लोकेशन पूछ लेते हैं, तो इसलिए करके जो है ये सब को भी जो है मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर नेपाल के रिगार्डिंग जो है आपको 2 न्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडिया नेपाल साइन जो पैक्ट किया है जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट किया है उसके लेकर के है। और दूसरा जो है कहता है मूरल ऑफ अखंड भारत इन पार्लियामेंट में जो एक आपको मैप दिखाया गया है जिसके कारण थोड़ा सा वो लोग नाराज़ है। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ये अभी जो है जो नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल, ये जो है यहाँ इंडिया में आए हुए हैं विजिट के लिए। ये 4 दिन के विजिट पर आए हुए हैं जो अभी अभी हैं ही दिल्ली में। तो इन्होंने क्या किया कि इसके जैसे इंडिया और नेपाल के बीच जो है पिछले कई सालों से जो है कुछ न कुछ इधर उधर होता रहा है। लेकिन अभी जो किया गया है जैसे कि यहाँ पे कहता है कि 10,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है नेपाल से लिया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। कौन करेंगे, इंडिया करेंगे। और इस पे जो है उसके साथ ही जो है यहाँ पे भी उसके लिए बात हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे ना इसके लिए भी कल्चरल लिंक के लेकर के जो भी है 2 कंट्री के बीच में जो है बात ही किया गया है कि एक कॉरिडोर बनाएगा जिससे क्या होगा कि यहाँ इंडिया और नेपाल में जो कुछ स्टेट पड़ते हैं, कुछ जगह है साथ में, उसके राम सेतु करके प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो है घुमाया जाएगा। उसके बाद है कि फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड द रामायणा सर्किट है, सॉरी हाँ यही जो है रामायणा सर्किट है उसके लेकर के जो है बनाया गया था कि रामायणा सर्किट बनाया जाएगा जिसमें जो है इंडिया नेपाल के कुछ पार्ट पड़ेंगे उसमें साथ एक साथ अगर वो पेड करेंगे तो वो जो यात्री होंगे जो दर्शन करने वाले होंगे एक साथ पेड करने के 1 टाइम पेमेंट करने के बाद जो है इंडिया नेपाल सभी पे जो है आपको घूम करके फिर से वहाँ आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और ये MOU वगैरह साइन किए हैं एनर्जी को लेकर के जो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब सारे बात हैं जो आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद है कल्चरल लिंक है। तो कल्चरल लिंक में जो है हम लोग का जो संबंध है हम लोग को इंडिया नेपाल के बीच में है उसके लेकर के जो बात किया गया कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, मतलब उससे बेहतर होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें हुई। इसमें थोड़ा सा क्या है तो इसमें जो है ना इन्होंने क्या किया कि अभी जो हम लोग का जो है पार्लियामेंट वाला है न्यू बिल्डिंग बना है पार्लियामेंट का, तो न्यू बिल्डिंग बना है तो उसमें क्या किया है जो अखंड इसमें जो है ना मुरल जो है मुरल ऑफ अखंड कहता है कि मुरल क्या है। तो मुरल एक जो है ना आपको मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या है। तो उसमें थोड़ा सा दिखा दिया गया है नेपाल का जो पार्ट है उसको जो है इंडिया में दिखा दिया गया है। तो इसलिए जो है ना इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा ये भी जो है क्या किया कि इंडिया का कुछ पार्ट जो है नेपाल में दिखा दिए हैं उसके रिएक्शन में। तो एक मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैप है जो न्यू पार्लियामेंट है उसका मैप है। इसमें देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लुम्बिनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लुम्बिनी कहाँ पे है, लुम्बिनी आपको नेपाल में है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि ये इंडिया का जो नक्शा अखंड भारत का जो नक्शा इसमें बनाया गया है उसमें आपको वो पार्ट भी दिखा दिया गया है। तो इसके लेकर के थोड़ा जो है ना वहाँ के लोग जो है थोड़ा सा नाराज़ है। और लुम्बिनी जो है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस
चीज़ है, मतलब इम्पोर्टेंस जगह वहाँ के, क्योंकि जो गौतम बुद्ध का जो है जन्म वहीं पे हुआ था और गौतम बुद्ध भी वहीं से रिलेटेड है। और बौद्ध धर्म का भी पूरे विश्व में, नेपाल इंडिया क्या पूरे विश्व में जो है ये है, तो इसके लेकर के थोड़ा सा ये लोग नाराज है। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक जो है ना बॉर्डर ट्रबल, जैसे कि ओरिजिनल वर्जन क्या है नेपाल का और जो अभी जो लगाया है सो क्या है। तो ओरिजिनल वर्जन में यहाँ देखिए कि यहाँ पर कैसे है, ये पूरा खाली है, मतलब यहाँ पे जो नक्शा है वो। और नेपाल का जो न्यू वर्जन में जो लगाया है तो वो क्या है कि ये जो है लिपू लेख, लाला काला पानी, उसके लिम्पिया धुरा, ये जो 2-3 जगह है उसके रीजन में कह रहा है कि ये नेपाल कह रहा है मेरा है। इसके लेकर के थोड़ा सा ये विवाद है, मतलब विवाद नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको लुम्बिनी को दिखा दिया गया है इंडिया में, इस लेकर के जो है इन्होंने भी अपना नेपाल को, मतलब 3 जगह जो है वो नेपाल में दिखा दिया है। ये सारी बातें हैं, उसके लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो है नेक्स्ट न्यूज में जो है कहता है कि सेडिशन लॉ क्या है, उसके बाद सेडिशन लॉ कमीशन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो है न्यूज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कहता है कि ये जो है ना सेडिशन लॉ जो है ना, ये नहीं रहना चाहिए, मतलब ये लीगली नहीं है, इसका जो है बहुत सारा जो है मिसयूज होता है। जैसे कि आपको कहता है कि सेक्शन 124A के अंतर्गत इसको ये आता है, तो इसका जो है ना बहुत मिस यूज होता है। तो ये है क्या, ये मतलब एक राजद्रोह होता है। क्या होता है, राजद्रोह होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ बोलता है या कोई काम करता है तो उसको जो है ना राजद्रोह के एक्ट में जो है इसको ला दिया जाता है। तो ये होता है। तो ये अभी क्या होता है कि मिसयूज जो है गवर्नमेंट बहुत सारी करती है, मतलब कोई थोड़ा सा भी कुछ हुआ, जो विपक्ष का या कोई भी अदर पार्टी का कोई कुछ हुआ तो बोला, तो उसके बाद उसको क्या किया कि सेडिशन लॉ के अंतर्गत ला करके उसको देशद्रोह का जो है मुकदमा चला दिया गया। तो इसमें जो है ना सेडिशन लॉ में क्या होता है कि मिनिमम जो है 3 साल से लेकर के मैक्सिमम जो है उम्र कैद तक की सजा हो जाती है। तो यही जो है ना जस्टिस जो बोलते हैं, जो लॉ कमीशन का, सेडिशन लॉ कमीशन का जो चेयरपर्सन है आपको ऋतुराज अवस्थी जो है, इन्होंने बोला है कि उसका जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें जो है ना कि आपको अच्छा से जो है ना गाइडलाइंस जो है इसका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लेकर के बात किया गया है। तो हम लोग जो है ना आपको लॉ कमीशन के बारे में और ये सेडिशन लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये तो न्यूज में था, तो हम लोग को जो जानने की बात है उसको हम लोग जानेंगे। अब क्या है, कहता है कि सेडिशन लॉज क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे चीज़ है। तो कहता है इस कानून के जो है ना, इस कानून के जो है 17वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड से लेकर आया गया था। इस कानून को जो है 17वीं शताब्दी में जो है इंग्लैंड से लेकर आया था, क्योंकि यह जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कानून जो है आपको इंग्लैंड में ही बना था। फिर जो है क्या क्या ओरिजिनली रूप से जो है 1837 में जो है इसको ड्राफ्ट किया गया। ये किसके द्वारा, तो थॉमस मैकाले के द्वारा। और फिर से उस वहाँ पे तो इसको ड्राफ्ट कर लिया गया। फिर जो है 1860 में जो है इंडियन पैनल कोड में जो है इसको जोड़ दिया गया, मतलब इसमें ला दिया गया। लेकिन जो है 1817 में सेक्शन 124 में जो है इसको जोड़ दिया गया है, मतलब ये सेक्शन को बना दिया गया। 1860 में लाया, लेकिन वो 1817 में जो है सेक्शन में जोड़ दिया गया। किसके द्वारा, तो सर जेम्स स्टेफन के द्वारा जो है इसको सेक्शन में ला दिया गया। अब तब से जो है आज तक जो है ये है इंडियन पैनल कोड के जो है 124A सेक्शन में जो है ये आता है, और उसके बाद जो है ये काम कर रहा है। तो ये जब इस पे बहुत सारे जो मतलब पक्ष विपक्ष की बातें चलती है, तो इन्होंने कहा कि ये जो सेडिशन लॉ है ना, ये राजद्रोह जो है, ये उस समय जो अंग्रेज लाए थे तो इसलिए लाए थे कि जो भी लोग थे, जैसे कि आपको गांधी जी थे या और सारे जो भी थे, मतलब फ्रीडम फाइटर जितने भी थे, उसके कुछ रोकने के लिए, मतलब जो बोलते थे कि हमको आज़ादी चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसको लेकर के लाए थे। तो इसलिए ये बोला गया था कि इसको हटा देना चाहिए। यही जस्टिस साहब जो है बोले हैं कि इसको हटा देना चाहिए, या उसको अच्छे से गाइडलाइंस की तरह
गाइडलाइंस के लिए थ्रू उसको गाइड करके उसको ध्यान दे करके है चलाना चाहिए। उसके बाद है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें बोले थे। उसके बाद कहता है आईपीसी सेक्शन 144 के तहत जो है ना सेडिशन लॉ को जो है देशद्रोह कानून बताता है। उसके बाद ये बोलता क्या है, मतलब ये कानून है क्या, तो इसका कहता है सेडिशन एक अपराध है जो लिखकर या मौखिक रूप से सरकार के विरुद्ध जो है बोलता है तो देशद्रोह के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद कहता है अगर सरकार गलत कर रही है तो देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा, पर इसका मिसयूज किया जाता है, मतलब सरकार गलत कर रही है तो इसका देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा, लेकिन जो है सरकार इसका क्या करता है, मिसयूज करता है कि कौन कहता है, कौन कहेगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो है ना नॉन वेलेबल केस है, यानी कि ये जो जिसपे जो है देशद्रोह का केस लगता है तो ये क्या होता है, नॉन वेलेबल है। ये केस पर जो है बेल नहीं होता है। तथा उसके बाद कहता है 3 साल से उम्र कैद तक की सज़ा है। इसमें कहता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसमें सरकारी नौकरी भी नहीं होगी, या उसका सरकारी नौकरी है तो उसको छीन ली भी जाएगी। ये सारी बातें हैं। उसके बाद कहता है पासपोर्ट को भी जो है नहीं दिया जाएगा, मतलब पासपोर्ट होगा तो अगर पासपोर्ट में उसका लीगली होगा तो पासपोर्ट को भी बैन कर दिया जाएगा। ये सारी बात है। कहता है कोर्ट के बुलाने पर, यानी कि जो जिस व्यक्ति पर सेडिशन लॉ लगेगा उसको क्या करेगा कि कोर्ट के बुलाने पर उसको हमेशा आना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है कि अंग्रेजों का जो है ना दिया हुआ शेष है ये, मतलब ये क्या है कि जो अंग्रेज दिए हुए थे ना उसका ये शेष बचा हुआ है सेडिशन लॉ। इसके लेकर के जो है ना बहुत सारे मंथन वगैरह चलता है और बहुत सारे कहते हैं कि ये नहीं रहना चाहिए। ये सब सारी सारी बातें प्रॉब्लम है सो आया। उसके बाद कहता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, तो ये जो है ना कहता है 22वें लॉ कमीशन जो है ये है अभी जो चल रहा है, उसका चेयरपर्सन जो है ऋतुराज अवस्थी हैं, जो जिनको जो है बनाया गया है। और ये जो है ना 2020 में जो है तैयार किया गया था, किस में, 2020 में किया गया था। और ये जो है 22वां लॉ कमीशन है। इसको जो है ना अलग अलग बनाया जाता है। ये जो है नॉन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सरकार बनाती है, और टाइम टू टाइम यानी कि जब समय पड़े जब ज़रूरत पड़े तो उसको जो है बनाती रहती है। पहला लॉ कमीशन जो है 1955 में जो है बना था, जो 3 साल के लिए बनाया गया था। उसके बाद कहता है अंग्रेजों के द्वारा जो है कि आज़ादी से पहले, यानी कि ये 1955 में आज़ादी के बाद जो है पहला लॉ कमीशन बना था। उसके बाद आज़ादी से पहले जो है 1934 में जो है बनाया गया था, जो चार्टर एक्ट 1933 के द्वारा जो है इसको लाया गया था। और लाया किसके द्वारा गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है लाया गया था। ये बात है। उसके बाद कहता है कि इसमें जो है ना मेन काम इसका क्या है, तो मेन काम आपको कहता है कि मंत्रालय को जो है ना, मंत्रालय में है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है एंड जस्टिस है, उसको एडवाइस देना है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को क्या करना है, एडवाइस देना है। कानून का रिव्यू करना है, अगर कोई कानून बनता है या कोई कानून जो है ख़त्म करना है तो उसको रिव्यू कर को देना है, इनका ही काम है। उसके बाद कहता है बदलाव होने के बाद भी, मतलब कोई कानून बदलता है तो इस पर भी जो है रिफॉर्म करना लॉ कमीशन का ही काम रहता है। उसमें कहता है कि एक जो है अब है कि कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो एक चेयरपर्सन होते हैं तथा साथ में जो परमानेंट चेयरपर्सन होते हैं, प्लस जो है 4 मेंबर होते हैं। इसे भी जो है परमानेंट 4 मेंबर होते हैं, जिसमें जो है क्या होता है कि 4 में से जो है ना एक जो है सेक्रेटरी भी होते हैं। सेक्रेटरी जो 4 मेंबर होते हैं उसमें एक सेक्रेटरी भी होते हैं। उसके बाद कहता है कि लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज लॉ मिनिस्ट्री के एक्स ऑफिसो मेंबर भी होते हैं, मतलब इसमें जो एक मेंबर होते हैं, कहता है कि लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज लॉ मिनिस्ट्री के एक्स ऑफिसो मेंबर भी होते हैं। तथा कमीशन के 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, मतलब कहता है कि कमीशन के जो है ना 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जो कुछ समय के लिए जो होते हैं, जो 5 पार्ट टाइम मेंबर होता है। एक जो होता है ना उसमें कहता है कि
जो कमीशन हेड करते हैं, जिसके थोड़ा जो कमीशन बनाया जाता है उसमें है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, है ना, उस पैनल में। उसके बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट के जो होते हैं वो कमीशन को हेड करते हैं। सो उसके बाद कहता है कि 262 के जो है रिपोर्ट आया था ना लॉ कमीशन का, उसमें क्या था कि उसके अनुसार जो है ना डेथ पेनाल्टी को जो है नहीं किया जाना था। मतलब कि डेथ पेनाल्टी जो कोई भी सेडिशन लॉ वाले जो लोग होंगे उसको डेथ का मतलब मृत्यु दंड का सजा जो है नहीं दिया जाएगा। ऐसा बोला गया है कि जो रिपोर्ट में जो है ना ये रिपोर्ट में बोला गया है कि रिपोर्ट में जो है कि देश के खिलाफ अगर टेररिस्ट हो या कोई देश के खिलाफ बोलता हो या कुछ बहुत घिनौना काम किया हो, तो उसको छोड़ करके ये कहा गया है कि ये 2-3 जो ऑप्शन है उसको छोड़ करके तब जो है उसको डेथ का सज़ा नहीं देना चाहिए। उसके बाद है 1999 में बताया कि इलेक्शन में जो है ना बदलाव करना चाहिए, है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो होगा वो साथ में होना चाहिए। ये सब है। क्रिमिनल जो प्रोड्यूसर है, सॉरी, कहता है क्रिमिनल प्रोसीड्योर है, उसमें कहता है आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो है एक एक्ट लाया था, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। एक क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो है वो 22 मतलब 2022 में जो आया था उसको जो है 1920 वाला को जो है क्या किया है, रिप्लेस किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 में जो आया था ना उसको रिप्लेस करके जो क्या किया कर दिया है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर एक्ट 2022। ये था, ये था इस न्यूज़ में। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है देखेंगे। एक दो आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे, इसमें भी है जो इम्पोर्टेंट ही है। कहता है एक जो है एनसीईआरटी में जो है ना आपको क्या किए हैं, कुछ ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ जो है मतलब उसको हटाए हैं। एनसीईआरटी का कुछ सब्जेक्ट है कम, ऐसा कहा गया है एनसीईआरटी के बोर्ड के द्वारा कि इसमें जो कुछ भी जो चीज़ हैं जो अननेसेसरी है, अभी जो है ना अभी जो चला है जो पीरियडिक टेबल है उसको हटाने की बात चल रही है कि पीरियोडिक टेबल को, जैसे कि अभी 10th में है तो 10th में ये जो न्यूज़ है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि 10th में जो है पीरियोडिक टेबल की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है एनसीईआरटी बोर्ड जो है बता रही है कि 10th में जो है आपको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। लेकिन यही अपवाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 10th के बाद जो है अकाउंट वाले जाते हैं अलग अकाउंट में, साइंस वाले अलग है, आर्ट वाले अलग है, तो उनको तो पीरियोडिक टेबल मिलेगा नहीं। तो इसके लेकर के जो है ना बात सारी चल रही है। इसमें जो है मेन रूप से क्या है कि जैसे कि मुगल के कुछ चीज़ें हैं, मुगल लॉ है या मुगल का जो भी है उसको हटा दिया गया है। उसके साथ ही जो है अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर को जो अलग कंडीशन पे जो है जोड़ा गया था उस सब को भी जो है हटा दिया गया है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरा न्यूज़ जो है कहता है हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय द 2027। उस कहता है कि इसमें जो है 2027 तक जो कह रहा है कि हम लोग जितना एनर्जी यूज करेंगे, मतलब भारत में जितनी एनर्जी यूज होगी उसमें से लगभग जो है 50% जो है आपको री रीन्यूएबल होगा। मतलब कहने का अर्थ है उसको फिर से जो है यूज करने वाला है, रीन्यूएबल होगा। जैसे कि रीन्यूएबल में अगर बता दें तो सोलर प्लांट वगैरह का जो है मुख्य भूमिका होगा। ये सब सारी बातें जो है आपको कह रही हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है इसके थ्रू जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी जो है, रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब रीन्यूएबल एनर्जी का जो है ना स्टेटस है उसके लेकर के कुछ नोट्स बनाए हैं हमने, तो उस नोट्स को लेकर के हम पढ़ेंगे। कहता है स्टेटस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में सोलर एनर्जी का जो स्टेटस है वो क्या है, कहता है कि जो कहा गया कि अक्टूबर 2022 तक जो है ना लगभग 61 गीगावाट जो है सोलर पावर जो है इंस्टॉल किया गया। मतलब सोलर पावर का जो है 61 गीगावाट का जो है प्रोड्यूस किया गया है 2022 तक। उसके बाद कहता है पार्लियामेंट के अनुसार ये कहा गया है। उसके बाद कहता है इंडिया जो है ना
लगभग इंडिया बोला कि 2022 के अंत तक जो है 175 गीगावाट का जो है सोलर एनर्जी जो है हम लोग जनरेट करेंगे। मतलब 2022 के अंत तक बोला गया, ऐसा बोला गया, लेकिन 2030 तक बोल रहा है कि 500 गीगावाट हम लोग बनाएंगे, जो जर्मनी के पीछे छोड़कर जो है आगे निकल गया। ये सब बात है। उसके बाद कहता है जून 2022 तक जो है ना राजस्थान है, गुजरात है, ये जो है 2 स्टेट हैं जो टॉप लेवल पे था। और उसके बाद कहता है महाराष्ट्र भी जो है आपको इसमें आता है, यानी कि इंडिया का 2 स्टेट है जो सोलर एनर्जी के मामले में टॉप लेवल पे था। इसका दूसरा बात है कि इसको जो है ना, इसको जो है और बड़ा करने के लिए जो है ना कई स्कीम जो है भी चलाए गए हैं, जैसे कि आपको सोलर पार्क स्कीम जो है आपको चलाया गया है। और उसके बाद कहता है कि ये सोलर पार्क है, जैसे कि उसके बाद है कि रूफ टॉप सोलर स्कीम चलाया गया। दूसरा में है कि सृष्टि स्कीम चलाया गया। तो सृष्टि स्कीम क्या है, कहता है सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये है। उसके बाद कहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है लाया गया। तो मतलब सोलर को भी क्या है, मतलब जो अभी रीन्यूएबल एनर्जी है उसको भी डेवलप करने के लिए इंडिया जो है बहुत सारे काम कर रही है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है आपको आज का ये अगला न्यूज है। तो ये न्यूज क्या है, कहता है कि मई में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो है PMI जो है स्केल जो है आपको थोड़ा सा बढ़ा है। ग्लोबल सर्वे के अनुसार जो है ये क्या है, थोड़ा सा बढ़ा। तो इसमें होता क्या है कि PMI का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है। इसमें क्या कहता है कि हर महीने जो है लास्ट में जो है निकलता है। जैसे अभी आज जून है तो पूरे मई का कितना हुआ है तो वो आपको निकला है। तो ये सब जो है होता रहता है। उससे हमको पता चलता है कि कैसे हमारा जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो कितना आगे काम किया है। उसे जो है ना आंकड़ा लगाने में बहुत सारे चीज़ जो है काम करने में जो है मदद होती है। इसको लेकर के जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है PMI को पढ़ेंगे। PMI के बारे में हम लोग जानेंगे। तो PMI क्या है, तो हम लोग जो है ना PMI के बारे में, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, तो इसका एक सर्वे जो है किया जाता है। जैसे कि बिजनेस वाले से जो है पूछा जाता है कि क्या है नहीं है, उसके लेकर के तब उसका जो है रिपोर्ट दिया जाता है। उसी के आधार पर जो है इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसमें जो है ना 0 से लेकर के 100 तक जो है नंबर दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें अगर किसी का जो है ना 50 से ऊपर है तो इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, अगर 50 से नीचे है तो इसका ग्रोथ जो है गिर रहा है, तथा 50 है तो क्या है इसका ग्रोथ एकदम एकदम रुका हुआ है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो अभी पिछले महीने से इस महीने का थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले महीने लगभग 57 था, इस महीने जो है 58 है। तो थोड़ा सा जो है ग्रोथ जो है इस बार हुआ है। इसे जो है ना IHS मार्केट के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। किसे, तो PMI को जो है IHS के मार्केट के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। फायदा क्या है, तो इसमें कहता है कि इकोनॉमी को जो है हम लोग जान सकेंगे कि क्या है, तथा जो है ना डेवलप करने में जो है मदद करेगी। उसके बाद है इसी का जो है ना, इसी कारण दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रैक किए जाने वाले जो है ये है PMI जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ट्रैक किया जाता है। कारण कि इसका जो है ग्रोथ के बारे में पता चलता है, उसके फ्यूचर के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसको लेकर जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में इसे ट्रैक किया जाता है। इसे जो है ना डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत सारे हेल्प मिलता है। तो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, हम लोग सभी जानते हैं कि पीछे का बात जो है हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जो होता है उस आधार पर जो है हम लोग काम करते हैं। आज के न्यूज़ में जो है इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। आज के न्यूज़ के लिए जो है ना, और जितना भी था इसमें ज़रूरत था जो हम लोग बोल दिए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग बात कर लिए हैं, तथा आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।